देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग हर्षद। गुड इवनिंग हर्षद, आवाज आ रहा है ना मेरा? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है तो सबको देख लो। हाँ मैम। ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो देखो रीजॉइन करके, ठीक है। अच्छा, देखो हम लोग लास्ट दिन जो है डिप्रिशिएशन स्टार्ट किए थे, तो लास्ट दिन मैंने जस्ट इंट्रो ही बताया था कि डिप्रिशिएशन क्या है, क्यों इसे चार्ज किया जाता है, ठीक है, नहीं करने पे क्या लॉस है, करने से क्या फायदा है, ये सब हम लोगों ने देखा। और गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके बाद मेथड्स देखा, ठीक है। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड बताया और वही बता पाए, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं बताया मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही मैंने तुम लोग को पूरा कंसेप्ट समझाया। और स्ट्रेट लाइन मेथड से जो क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से इलास्ट्रेशन 1, ये मैंने तुम लोग को करके दिखाया, ठीक है। ठीक है, एक ही मेथड मैंने सिखाया और कुछ नहीं, और पूरा डिप्रिशिएशन का इंट्रो बोला है कि डिप्रिशिएशन क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेथड नंबर 2 में चलते हैं। एक मेथड तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन सीखा, दूसरा मेथड देखते हैं। देखो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर WDV मेथड। ये मेथड क्या होता है, कैसे ये काम करता है, देखो। तो दूसरे मेथड का नाम लिख लेते हैं, रिटन WDV, ठीक है। WDV बोलते हैं, WDV इसका फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इसी को एक्चुअली बोला जाता है WDV, ठीक है। और इसका और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये नाम भी यूज होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब इसमें और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है, देखो। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग को डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, वो या तो रेट दिया जा सकता है कि रेट पे कैलकुलेट कर लो, तो हम लोग रेट पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो, सॉरी, ये तो रेट निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें रेट दे देगा, सपोज कि अगर हमें रेट दे दिया तो रेट डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाया था, इलास्ट्रेशन 1 जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पर बता दिया था 10% रेट, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। ये देखो 10% रेट, या फिर हमें स्क्रैप वैल्यू और उसके साथ साथ यूजफुल लाइफ बता देगा, तो हम लोग SLM मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ नहीं बताता है, रेट बताता है, वो तो क्वेश्चन में बता देगा, देखो कौन से मेथड से करना है, ठीक है। तो हम लोग WDV जो मेथड बोलेगा उसी से करेंगे, क्वेश्चन में मेथड जरूर बता देगा, उसमें पहचानने वाला कोई बात है नहीं, जो मेथड बोलेगा उसी से हम लोग करेंगे। तो इसमें कैसे होता है, ये वाला मेथड जो है, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ depreciation remain higher in earlier year and thereafter falls, ठीक है। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि कॉस्ट है एसेट का, कॉस्ट है 1 लाख, मतलब हम लोग के पास एक 1 लाख का 1 लाख रुपीज का एसेट है और डिप्रिशिएशन चार्ज करने बोला है सपोज 10% पर एनम, ठीक है। डिप्रिशिएशन सपोज बोल रखा है 10% पर एनम, तो हम लोग इस पे 3 साल डिप्रिशिएशन लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर 3 साल का डिप्रिशिएशन निकालने बोले तो सबसे पहले डिप्रिशिएशन लगेगा पहले साल का। अब देखो, डिप्रिशिएशन तो माइनस होगा क्योंकि ये एसेट के वैल्यू को कम करता है, और लगाए कैसा जाएगा, ये देखो 1 लाख का एसेट है, 10% का मतलब होता है कि जब भी अगर कोई एसेट 100 रुपीज का है, 10% मतलब 10/100, इसका मतलब अगर एसेट का कॉस्ट 100 रुपीज का है तो उस पर डिप्रिशिएशन लगेगा 10%। तो अगर एसेट का कॉस्ट 1 लाख है, मतलब यूनिटरी मेथड समझो, 100 पे 10 डिप्रिशिएशन, तो 1 पे
10/100, तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 1 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कितना होता है। नॉर्मली हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख इंटू 10% और इसका टाइम, मतलब अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड, जितने दिन के लिए यूज हुआ। तो हम लोग मानते हैं पूरे 1 साल के लिए यूज हुआ, तो 12/12 लिख सकते हो, अदरवाइज 1 ईयर लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा देखो 10,000 कैलकुलेट करने से, माइनस करने से वैल्यू आ गया 90,000। अब इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये देखो यहाँ पर लास्ट दिन मैंने लिखवाया था, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिटर्न डाउन। कहाँ पर लिखवाया था, ये रहा, ये देखो रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब WDV वैल्यू। और ये WDV मेथड का नाम भी WDV है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे WDV। ये WDV हुआ एंड ऑफ एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो WDV एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में बचा हुआ वैल्यू ये हो गया। अब फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता, 1 लाख पे। क्योंकि ये WDV मेथड है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा WDV अमाउंट पे, यानी 90,000 पे। फिर 90,000 पे 10% ही लगाएंगे, 1 साल का डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना होता है। गुड इवनिंग मैम से। गुड इवनिंग मैम। देखो तो 9,000, तो आंसर कितना आ गया, 81,000। ये हो गया बचा हुआ एसेट का वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में। तो इसको हम लोग लिखेंगे WDV एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा, और एक बार कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अब फिर से बचे हुए वैल्यू पे ही 1 साल का लगाएंगे। अब 1 साल ही हम हर बार क्यों लगा रहे हैं, ये मेरा एजम्पशन है कि 1-1 साल का हो रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 साल हो, कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था देखो, वहां पर 6 मंथ्स का था। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना दिन यूज करें। जस्ट लाइक जैसे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं या लेते हैं ना, वैसे ही ये देखो ना, ये कैसा हो रहा है कि मतलब इंटरेस्ट में तो देखो एड ऑन हो जाता है वैल्यू, ये एक एक्सपेंस है तो लेस होते जा रहा है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट भी किसी ना किसी के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। जैसे वहां पर हमारे बचे हुए मतलब एडेड अमाउंट पे लगता है ना, वहां वैसे यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, क्योंकि वहां तो इंटरेस्ट ऐड होता है, यहाँ पर तो लेस होगा। जो भी हो, हम जस्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ टाइम के बेसिस पे ही होता है, जितने दिन हम लोग एसेट को यूज करेंगे उतने दिन का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 8100, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, शायद इतना आएगा, देख लेते हैं। माइनस ठीक हुआ, हाँ। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने लिखवाया उसके साथ मैच करते हैं। देखो जो पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन हायर इन द अर्लियर ईयर। तो अर्लियर ईयर में हायर रहेगा, देयर आफ्टर फॉल्स, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू जो है डिप्रिसिएशन का कम होता जाएगा। तो चेक करके देखो, पहले डिप्रिसिएशन कितना था, 10,000, ठीक है, फिर 9,000 हो गया, फिर 8,100 हो गया, मतलब अर्लियर ईयर में हायर है। उसके बाद जो है डाउन होता गया, डाउन होता गया। क्यों डाउन होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग बचे हुए डिप्रिसिएशन लगा रहे, तो इस तरीके से डाउन होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है WDV मेथड और SLM। SLM में क्या होता है, ऐसा नहीं है, डाउन नहीं होता है। SLM में हमेशा एक ही जैसा रहता है, इसीलिए इसे SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। अच्छा, अगर हमें कभी डेप्रिसिएशन का रेट निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकलेगा। ये देखो इसमें डेप्रिसिएशन का रेट जो WDV मेथड है वो ऐसा एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू से होता है। अगर किसी जगह पे जरूरत होगा तो हम सिखा देंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिख के रखो, जब हमें जरूरत होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करके ये फॉर्मूला काम में आता है। अभी हम फॉर्मूले को लेके ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। इंटू 100, ये क्या लिखा है मैंने, 1 लिखा है, ठीक है। फिर दिया है माइनस, फॉर्मूला ठीक से लिख लो, 1 माइनस, ये है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। रूट के अंडर स्क्रैप वैल्यू बाय कॉस्ट ऑफ एसेट है, और यहाँ पर nth रूट है, ठीक है, ये nth रूट है। और ये इंटू 100 क्या है, परसेंटेज, रेट निकालने के लिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज या रेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। कौन से मेथड में, WDV में। और जहां पर स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 अपना फिक्स्ड रहेगा। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम वहां से सिखा देंगे, अदरवाइज बाद में कोई एग्जांपल लेके हम सिखा देंगे इसको कैसे करके करना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग यहाँ पर WDV मेथड तो देख लिया, अब 2 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 नोट लिखते हैं, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त, चाहे कोई भी मेथड से करें, ठीक है। इन केस डेट ऑफ, नहीं पहले लिखना पड़ेगा कि कब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ये पहले लिख लेते हैं। पहला नोट ये वाला होगा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम डेट, फ्रॉम द डेट ऐसे लिखो, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऐसे लिखो, फ्रॉम द डेट एसिड इज रेडी टू यूज, ठीक है। जब से एसेट रेडी टू यूज हो गया है, हम लोग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है। अगर एसेट रेडी टू यूज हो गया, जैसे मान लो हम लोगों को फैक्ट्री में एक मशीन लगवाना है, हम लोगों ने मशीन खरीद लिया, उसको इंस्टॉल करवा लिया, वो रेडी टू यूज है, ठीक है, रेडी टू यूज हो गया है आज की डेट पे, मतलब आज कितना तारीख है, 15 सितंबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग सोच रहे नहीं अभी यूज नहीं करेंगे इसको, हम लोग जो है 15 अक्टूबर से यूज करेंगे, वो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में जो 1 मंथ का गैप हुआ इसमें डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा। अगर मशीन रेडी टू यूज है, मतलब कोई भी एसेट अगर रेडी टू यूज है तो उस पर डिप्रिशिएशन लगेगा। अब हम लोग कब से यूज करें वो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। रेडी टू यूज है तो डिप्रिशिएशन लगेगा। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अगर हमें रेडी टू यूज का डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा डेट लेना पड़ेगा। गुड इवनिंग सुन, गुड इवनिंग सुन, तो आवाज नहीं आ रहा है। इन केस डेट ऑफ गुड इवनिंग रेडी, मैम। in case date of ready to use is not given, अगर रेडी टू यूज का डेट नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन assume date of purchase of asset as ready to यूज। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें पता है ना, हम लोगों ने कब खरीदा, कब उसे रेडी टू यूज किया और कब से यूज करना स्टार्ट किया, वो तो हम लोग को पता हो जाता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन का बात आए कि क्वेश्चन में तो हमें हर तरह का इंफॉर्मेशन हमेशा दे ऐसा जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली देखो रूल्स क्या है, मतलब लॉजिक क्या है कि हम लोगों ने एसेट अगर रेडी टू यूज कर लिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो गया। जैसे मान लो एक मोबाइल खरीद लिया, अब उस मोबाइल तो नॉर्मली रेडी टू यूज ही होता है, थोड़ा बहुत जो सिम वगैरह डाल के फॉर्मेलिटीज जो है, ठीक है। तो अब अगर मोबाइल खरीद लिया और बोल रहे हो कि हम 6 महीना बाद यूज करेंगे, तो क्या उसका डिप्रिशिएशन नहीं होगा, वो सेकंड हैंड ही हो जाएगा। अगर 6 महीने बाद अनयूज मोबाइल को पूरा पैकिंग से निकाल के भी किसी को बेचने जाओगे तो वो नहीं बोलेगा कि इसका दाम हम कम ही देंगे, क्यों, उसका डिप्रिशिएशन हो गया, पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट दिन बताया था ना क्या क्या रीजन होता है, तो टाइम के साथ साथ भी डिप्रिशिएशन होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एसेट अगर रेडी टू यूज है तो एसेट पे डिप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें रेडी टू यूज का डेट नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे जिस दिन खरीदे थे वही वाला रेडी टू यूज वाला डेट है, ठीक है। मतलब डिप्रिशिएशन कैसे लगाना है, अब जिस दिन परचेज हुआ उस दिन से ही डिप्रिशिएशन लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज डेट और रेडी टू यूज दोनों दिया हुआ है तो हमें रेडी टू यूज लेना पड़ेगा। मतलब ये देखो हम बता देते हैं, हम लोगों ने एक एसेट खरीदा सपोज 10 सितंबर को, 10 सितंबर 2023 को एसेट रेडी टू यूज हो गया। आज कितना तारीख है, 15 सितंबर 2023 को ये हो गया परचेज, ये हो गया रेडी टू यूज, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कहां से लगना स्टार्ट होगा, तो डिप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से ऑनवर्ड, ठीक है। अब ये चलता जाएगा जितना दिन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये डेट मिसिंग है, क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ परचेज डेट दे दिया है, 10 सितंबर 2023 परचेज डेट दे दिया है और कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन कहां से लगना स्टार्ट होगा, फिर इसी डेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि परचेज डेट जो है वही यूज डेट है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को क्वेश्चन करते वक्त ध्यान में रखना है। अच्छा,
नेक्स्ट लिखते हैं, और एक नोट भी लिख लो, नोट नंबर 3। इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, proportionate depreciation will be charged if asset is not for complete account, not used for, सिर्फ not for लिख दिया मैंने, not used for complete accounting year। इसका मतलब भी समझाते हैं। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग ईयर है वो चलता है जैन टू दिसंबर, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि मार्च टू अप्रैल भी हो सकता है, मैंने जैन टू दिसंबर लिया। अब बोल रहा है कि परचेज जो है वो मान लो हुआ है यहाँ पर सपोज 31 को, ठीक है, 31 मार्च को क्या हुआ है, एसेट परचेज हुआ है, ठीक है। तो इस साल क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे लगता है, हर अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, ठीक है। तो ईयर कैसे मानेंगे, ईयर हम लोग हमेशा क्या जैन टू दिसंबर नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ईयर फॉलो करते हैं वही उनका अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर क्या क्या हो सकता है, कैलेंडर ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग देखना सितंबर टू अक्टूबर ऐसा भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। वो सब कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कंफ्यूज कुछ नहीं, देखो जो क्वेश्चन में देगा वो करना पड़ेगा। बात ये है कि कैलकुलेट हम लोग सही तरीके से कर पा रहे कि नहीं, तो अलग अलग तरीके का हमें अकाउंटिंग ईयर दे सकता है। तो नॉर्मली ये मैंने कैलेंडर ईयर लिया है। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ पर अगर हम लोगों ने परचेस किया है तो डिप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ तक ही लगेगा, यानी कि इस साल डिप्रिसिएशन मार्च में खरीदा है, मार्च के एंड में, तो कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा बता सकते हो, यहाँ से दिसंबर तक, अगर ईयर एंड दिसंबर में है तो, और परचेस अगर 31 मार्च को हुआ है तो कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा ये पूरे साल में, बोलो कितने दिन का लगेगा। बोलो कितने दिन का लगेगा अगर मैम हम लोगों ने, हाँ अप्रैल से बोलो, लेकर दिसंबर तक। हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिन होगा, मतलब मंथ में बताओ। मैम 9 मंथ्स शायद। 9 मंथ्स, हाँ 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ना करो कि 31 मार्च में मार्च को भी काउंट कर लो, ये गलती हो जाता है इसीलिए मैंने दिया, ठीक है। तो 9 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है देखो, इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस जिस साल परचेज हुआ है, ईयर ऑफ परचेज नॉट द डेट ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ परचेज। अब मान लो कि ये 2023 है, ठीक है, इसमें ईयर भी लिख देते हैं, 2022 कर देते हैं, ठीक है। ये 2022 का ईयर ऑफ परचेज फिक्स्ड एसेट, इन द इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। प्रोपोर्शनेट मतलब अब ये जो एसेट है, मान लो ये एसेट था 1 लाख का, ठीक है, तो इस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 1 लाख इंटू जो परसेंटेज है, मान लो परसेंटेज है डिप्रिशिएशन का 10% पर एनम, ठीक है। तो क्या हम लोग 10% चार्ज कर देंगे, 10% करेंगे तो पूरे ईयर का हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पर एनम है, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब 9/12, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट, ठीक है। इफ एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द कंप्लीट अकाउंटिंग, अगर पूरे साल यूज नहीं हुआ, जितने दिन यूज हुआ है, मतलब ये तो नोट मैंने लिखवा दिया याद रखने के लिए, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, जितना दिन एसेट को यूज करेंगे उतने दिन का ही डिप्रिशिएशन लगेगा। तो प्रोपोर्शनेट भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि 2022 में खरीदा तो पूरा 12 महीना ही डिप्रिशिएशन लगेगा। कब खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करे, अगर 1 जन को खरीदते तो जरूर 12 महीने का लगता, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाके 31 मार्च को लिया हुआ है, तो 9 मंथ्स का उस अकाउंटिंग ईयर के लिए डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये जो इलास्ट्रेशन 1 किया था, WDV के बारे में मैंने काफी सारा चीज बता दिया और कुछ नोट्स भी बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इलास्ट्रेशन 2 जो है ये करके देखते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई
2018 at a cost of 14 lakhs spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation 10% per annum every year. The books are closed on 31st December every year. So machinery account on diminishing, ये देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सारे नाम पता होना चाहिए ना कि कौन सा डिमिनिशिंग मतलब वही WDV। और अगर एक ही नाम याद रखोगे तो अलग अलग नाम अगर आ जाएगा क्वेश्चन में फिर नहीं बोल पाओगे, ठीक है। डिमिनिशिंग मतलब अभी जो हम लोगों ने सीखा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमें 2 साल का अकाउंटिंग करके दिखाना है 18 और 19 का, ठीक है। तो यहाँ पर करके देखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करके करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया। 1 जुलाई 2018 को परचेज हुआ है। 1 जुलाई मतलब 7 होगा, 2018 को परचेज किया गया। ये मान लो 1 जुलाई 2018 है, इस डेट को परचेज किया गया है 14 लाख का एक मशीन कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें इंस्टॉलेशन का 1 लाख लगा है। तो जैसे एसेट को रेडी करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, जब तक वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है तब तक उस पे जो भी खर्चा होता है वो एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाता है, एसेट का जो कॉस्ट होता है उसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका सिंपल कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक एसी खरीदे 20,000 का, उसको इंस्टॉल करवाने का लगातार वार सारी चीज लेके 2,000 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसी 20,000 का है, एसी 22,000 का पड़ गया, यूज ही नहीं किया, उसके पहले 2,000 का और खर्चा हो गया, वो तो परचेज प्राइस था। तो इसीलिए जितने भी खर्चा है जो कि एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए जरूरी होता है वो एसेट के कॉस्ट को बढ़ाता है, तो उसके कॉस्ट में ऐड करना है। तो इंस्टॉलेशन का खर्चा यहाँ पर बताया है 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब एसेट हो जाएगा हम लोग का 15 लाख का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 10% करके डिप्रिशिएशन है। तो डिप्रिशिएशन इन्होंने बोल रखा है 10% पर एनम। तो ईयर एंड होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर, तो ये ईयर भी एंड होगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 18 का ईयर 18 में खत्म होगा। अगर 1 जुलाई 18 में परचेस है तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 18 में, और नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2019 में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, यहाँ पर कितने दिन का लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए टाइम पता होना जरूरी होता है। टाइम के हिसाब से ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा, बाकी चीज तो क्वेश्चन हमें दे देता है। हम लोग को सही आइडेंटिफाई क्या करना होता है, टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है 1 जुलाई से 31 दिसंबर, बताओ टाइम कितना हो रहा है 1 जुलाई से 31 दिसंबर, बताओ। 5 मंथ नहीं, 6 महीना होगा शायद, कि 5 महीना होगा। जुलाई से 6 महीना होगा, 6 मंथ्स होगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ, ये 31 जुलाई तो नहीं है ना, ये 1 जुलाई है, तो जुलाई पूरा काउंट होगा। जुलाई 1 तारीख को खरीद लिया तो जुलाई पूरा यूज कर पाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स आएगा, ठीक है। 6 मंथ्स आएगा। तो 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा डिप्रिशिएशन, ये रहा 15 लाख, मैंने एल से डिनोट कर दिया, इंटू 10% इंटू 6/12 करने से डिप्रिशिएशन पता चल जाएगा कितना होगा। अब क्योंकि ये WDV मेथड बोला है तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे एसेट का वैल्यू कितना रह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैसा लगेगा, बचे हुए वैल्यू पे 10% करके, यहाँ पर कितने मंथ का लगेगा नेक्स्ट ईयर, दिसंबर टू दिसंबर, बोलो नेक्स्ट ईयर कितने मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। ये तो पूरे, बोलो कितने मंथ का होगा, लास्ट दिन वाला शायद रिपीट है 12 क्वेश्चन। महीने हाँ, 12 महीने का, 12 मंथ्स का लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेट भी वही होगा 10% और इंटू 12/12 होगा, लेकिन कॉस्ट कितना लेंगे, क्या हम लोग 15 लाख ही लेंगे, नहीं, वो तो SLM होता तो ले सकते हैं। यहाँ बोला है डिमिनिशिंग बैलेंस, अभी भी सीखा कैसे करके लेना है, बचे हुए वैल्यू के ऊपर लेना है, ठीक है। बचे हुए वैल्यू के ऊपर, तो कितना वैल्यू बचेगा उसके लिए पहले डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, निकालो 15 लाख पे, यहाँ पर 15 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 6/12 मतलब डिवाइडेड बाई 2, तुम लोग पूरा लिख के कर सकते हो, 75,000 का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। अब अगर 15 लाख पे 75,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है तो एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है, दैट इज बुक वैल्यू या WDV वैल्यू, बोलो एसेट का वैल्यू कितना रहेगा। 15 लाख का इतना हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, मतलब सीधा सा बात है इतने रुपए का एसेट यूज कर लिया, अभी एसेट का वैल्यू कितना है 14,25,000। 14,25,000, ठीक है। ये देखो 14,25,000 कैसे आया, सिंपल, ये 15 लाख से 75,000 को लेस कर दो, ठीक है।
ये मैंने के लिखा है 1000, एल मतलब लाख, ठीक है, समझाने के लिए। तो 14,25,000, तो नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा 14,25,000 पे, जितना होगा उतना। ये रहा 14,25,000 पे 10% और 12/12 मतलब 1,42,500, ठीक है। अब बचा हुआ वैल्यू कितना रहेगा, पहले कितना वैल्यू था 14,25,000, उसमें से हम लोगों का वैल्यू यूज हो चुका है 1,42,500, मतलब 12,82,000, 82,500, ठीक है। तो ये देखो, ये बिना कोई अकाउंटिंग एंट्री को यूज किए ये मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब अगर किसी को मान लो अकाउंट्स नहीं आता है, ठीक है, तो वो इतना तो निकाल ही लेगा अगर उसे कंसेप्ट समझ में आता है, लेजर नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों तो आता है और हमें लेजर ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बना के देना है, मशीन अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है लेजर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, तो ऐसे हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स मशीन अकाउंट। लेजर में क्या क्या कॉलम नेसेसरी है, एक तो डेट, डेप्रिसिएशन में डेट बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं तो हम लोग डेट नहीं लिखेंगे तो टाइम का नहीं पता चलेगा। रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सबसे पहले एसेट परचेज का एंट्री, तो एसेट परचेज करने का एंट्री क्या होता है, मशीन परचेज किया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, ये देखो यहाँ से ही पूरा चीज लिख लेंगे, 1 जुलाई 2018 को परचेज हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 2018। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो तुम लोग जो चाहो लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। 14 लाख, ठीक है। ये अलग से ही लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 15 लाख हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दो खर्चा अलग अलग रीजन से हुआ है, ये परचेज करने के लिए हुआ है, ठीक है। इसे अलग से ही लिखना है, हम लोग टोटल में कभी भी 15 लाख नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर से उसी डेट पे, क्योंकि अलग कोई डेट नहीं बोला है, तो इंस्टॉलेशन का डेट भी वही मान लेते हैं, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन का नॉर्मली देखो, अगर ये हम लोग रेवेन्यू खर्चा मान लेते तो क्या बोलते, इंस्टॉलेशन एक एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि ये एसेट को यूज करने के पहले का खर्चा है, तो एसेट में ऐड करो। तो एसेट में ऐड करने के लिए एंट्री के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मशीन को डेबिट करना पड़ेगा, एसेट का नाम तो मशीन है, तो मशीन में उसे ऐड कर दो, तो मशीन डेबिट करो। मशीन ऑलरेडी 14 लाख है, उसमें 1 लाख ऐड करने के लिए मशीन अकाउंट को फिर से डेबिट कर दिया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर 1 लाख, तो टोटल हो गया 15 लाख। अच्छा, अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 दिसंबर 2018। डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, देखो मैंने लास्ट दिन लिख पाया था, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट का वैल्यू कम होता है इसीलिए एसेट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट आने से डेबिट, रियल अकाउंट है, एसेट चले जाने से मतलब वैल्यू कम होने से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, मशीन में मशीन तो लिख नहीं सकते, क्या लिखना चाहिए फिर, बाय डेप्रिसिएशन, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि मैंने पहले से यहाँ कैलकुलेट कर रखा है तो यहाँ से देख के हम लिख देते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, देखो ये तो वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, इसका वर्किंग नोट लिख दोगे, यहाँ वर्किंग नोट 1 लिख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो जैसा हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, यहाँ पर ब्रैकेट देके भी लिखा जा सकता है, जब कम अमाउंट मतलब एक ही मशीन रहता है, ज्यादा रहेगा तो लिखने में दिक्कत हो सकता है, उसमें वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं 75,000, और उसके बाद एसेट का वैल्यू कितना बचा बाई बैलेंस सीडी 15 लाख, इससे 75,000 माइनस करने से ये वाला आएगा 14,25,000 बैलेंसिंग फिगर, लेजर बैलेंस करने से। अब एसेट को ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है, एसेट को हम लोग करेंगे ब्रॉट डाउन, 2 साल का करने के लिए बोला है, तो ये 31 दिसंबर है तो 1/1/19 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 14,25,000, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19, फिर से सेम एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में मशीन तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखना चाहिए, बाई डिप्रिसिएशन, कितना, ये रहा 1,42,500,
अच्छा, वैल्यू कितना बचेगा बाई बैलेंस CD, माइनस करने से पता चल जाएगा 14,25,000। और एक जीरो होगा, 14,25,000 माइनस करने से ये 12,82,500 बैलेंस करके आ जाए 12,82,500। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से लिख दिया, तुम लोग यहाँ पर लिख लिख के कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसा वर्किंग नोट बना के यहाँ लिख सकते हो कि वर्किंग नोट से लिया गया डेटा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है अलग अलग मेथड का है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो मेथड सीखा है उस मेथड से हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। ये 1 है, ये अलग है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 ही करते हैं जो कि हमें WDB मेथड से करने के लिए बोला गया है। तो देखो क्या बोल रहा है, The machine account of a factory showed a balance of 19 lakh on 1st Jan 2019। बोल रहा है एक फैक्ट्री में मशीन चलता है, मशीन का बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस का मतलब मशीन खरीदा नहीं है, मतलब कभी खरीदा होगा, अभी नहीं खरीदा है। 1st Jan 19 का बैलेंस का मतलब, जैसे देखो इस मशीन का बैलेंस कितना है, इस मशीन का बैलेंस अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अगर हम ब्रॉड डाउन करके दिखाते 1120 में 2 बैलेंस BD। ठीक है, मशीन का बैलेंस है 12,82,500 ऑन 1120। इसका मतलब मशीन ये इतने से खरीदा नहीं गया, मशीन तो 14 लाख का था। बैलेंस का मतलब होता है अभी का वैल्यू जो दिख रहा है। ठीक है, ये बैलेंस दिख रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डेटर अकाउंट में इतना बैलेंस दिख रहा है, बैंक में इतना बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिटर अकाउंट में इतना बैलेंस दिख रहा है, वही चीज। फर्स्ट जैन को ये बैलेंस दिख रहा है। इट्स अकाउंट्स वेयर मेड अप ऑन 31st December ईच ईयर। इनका ईयर एंड होता है 31st December ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। WDB मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, on 1st June 2019, a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to 8,920 on the same date। ठीक है, पहले हम लोग इतना तक जो है टाइमलाइन में बना लेते हैं। और ये नीचे वाला क्या बोला है, बोल रहे हैं कि 1st June 2019 में एक नया मशीन परचेज किया गया जो 2,80,000 का था और उसको इंस्टॉल करवाने का उसी डेट में ये खर्चा आया हुआ है। तो पहले इतना हम लोग टाइमलाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 2। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 जुलाई को, यहाँ पर बोला है 1st Jan 2019। 1st Jan 2019 में बैलेंस दिख रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 19 लाख। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ईयर एंड 31st December होता है, डेप्रिसिएशन 10% है। डेप्रिसिएशन कैसा चार्ज होता है, 10% पर एनम WDB बेसिस पे। ठीक है, 1st June 2019। अच्छा, ये ईयर कब एंड होगा, ये ईयर एंड होगा 31st December, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि हमेशा ईयर एंड होता है 31st December को ईच ईयर। ये रहा 31st December ईच ईयर 2019। 1st June 2019 वो डेट कहां पर आएगा, वो डेट यहाँ आ जाएगा। देखो जैन है, जैन के बाद ही जून आएगा, मतलब ये वाला यहाँ पर लगभग हो सकता है 1st June 2019। इस डेट में क्या हुआ है, 1st June 2019 ए न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड कॉस्ट 2,80,000। तो परचेज हुआ है कितने से, 2,80,000 से। ठीक है, प्लस इसको इंस्टॉल करवाने का भी एक खर्चा लगा है 8,920। इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,920, यानी टोटल मशीन का कॉस्ट हो चुका है 2,88,920। ये मशीन यहाँ पर खरीदा गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। On 1st June 2019, फिर से ए मशीन विच हैड कॉस्ट 4,37,400 ऑन 1st Jan 2017। क्या बोला है, सुनो, बोल रहा है 1st जून को 2019 को एक मशीन जो कि जिसका कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो लागत होता है, ठीक है, कॉस्ट मतलब इतने से खरीदा गया था, 4,37,400 का कॉस्ट था। कब था, 1st Jan 2017 को था, वह सोल्ड फॉर 75,000। इस चीज को हम ड्रॉ करेंगे तो तुम लोग और भी क्लियरली समझ जाओगे।
1 जून को सीधा बात है, यहाँ पर इस डेट को बोल रहा है एक मशीन सेल भी हुआ है। जैसे मैंने यहाँ परचेज दिखाया, ये वाले डेट पे जैसे एक परचेज हुआ है, ये वाले डेट पे एक मशीन सेल भी हुआ है। ठीक है, एक मशीन सेल हुआ है 75,000 पे। ठीक है, कौन सा वाला मशीन सेल हुआ है? वो मशीन सेल हुआ है जिसका कभी कॉस्ट था 1 जन 2017 को 4,37,400। 17 का बात बोल रहा है। ठीक है, ये रहा 17 to 18, 18 to 19, मतलब यहाँ पर ये हटा देते हैं एक बार। ठीक है, बाद में लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट जन 2017, 1 जन 2017 कॉस्ट था 4,37,000। ठीक है, 4,37,000। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया, मतलब बोल रहा है, ये देखो, ये ऐसे इसको ऐड करते हैं तो समझ में आएगा। ये वाला जो है, ये वाला जो मशीन है, ये सेल हुआ है। कब सेल हुआ है? इस डेट को कितने में? 75,000 में। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब पढ़ के देखो, बोल रहा है ऑन 1 जून 2019 ए मशीन विच हैड कॉस्ट 4,37,400 on 1 Jan 2017 was sold for 75,000। वही वाला मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है another machine which had cost 4,37,000 on 1 Jan 2018 was scrapped on the same date and it realized nothing। बोल रहा है दूसरा मशीन जिसका कॉस्ट 1 Jan 18 को था 4,37,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4,30,000। अच्छा, ये 37,400 होगा पहला वाला। दो एक ही जैसा अमाउंट है इसलिए मैंने पहला वाला, ये देखो, पहला ये है, दूसरा ये है। 4,37,400 है पहला वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,37,400। और 1 जन 2018 को एक मशीन था जिसका कॉस्ट था 4,37,000। ठीक है, देखो 4,37,000 वॉज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मतलब उसको हम लोगों ने रद्दी में दे दिया। ठीक है, ऑन द सेम डेट, मतलब इसी डेट का बात हो रहा है। ये वाले मशीन्स का जो सेल है, स्क्रैप है, ये भी इसी डेट का बात हो रहा है, ये वाले डेट का, ये। ठीक है, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है, इसको हम यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं कर सकेंगे। देखो, ये सेल नहीं हुआ है, ये स्क्रैप हो गया है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करके दिखा दे। इस डेट पे 3 टास्क हुआ है, यहाँ पर हो गया स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप हो गया है, और स्क्रैप में कुछ मिला है क्या? एंड इट रियलाइज नथिंग। स्क्रैप हो चुका है और वैल्यू 0, मतलब कबाड़ी में बेच दिया बट कुछ मिला नहीं। ठीक है, 0 वैल्यू हो गया है, कुछ भी नहीं मिला। राइट ए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2000 फॉर द ईयर 2019। हम लोग को 2019 का ही, मतलब यहाँ का चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमें 2019 का, सिर्फ यहाँ तक का ईयर बना के देना है। कहाँ तक का? ये वाला। ठीक है, यहाँ तक का हम लोगों को जो है मशीन अकाउंट बना के देना है, सिर्फ 2019 का। एज इन द पास्ट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज। ठीक है, अब बोल रहा है अलाउइंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट। जैसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता था, अभी भी वैसा ही होगा, मतलब ये 10% ही रहेगा सारे एसेट पे। ठीक है, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी का मतलब है कि अगर कुछ पॉइंट में आए तो उसे हम लोग जो है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो तो देख लेंगे क्या होगा, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज है। स्टोरी देख लो एक बार क्या हुआ है। एक एसेट, पहला हमें क्या बोला गया था कि ये डेट को 1 Jan 19 को हमारे पास ओपनिंग एसेट का वैल्यू है इतना। ठीक है, अब ये एक एसेट है ऐसा बात नहीं है, मल्टीपल एसेट भी हो सकता है। मान लो 3 4 5 6 7 कितना है वो तो हमें भी नहीं पता, कि इतने सारे एसेट, कुछ एसेट जो है फैक्ट्री में सबका टोटल है 19 लाख। अब ये एक एसेट नहीं है, उसका कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि बोल रहा है कि ये ऐसा एक एसेट था 1 Jan 17 को, ऐसा एक एसेट था 1 Jan 18 को। ठीक है, तो ये जो पुराना एसेट था वही बेचा है, ये भी चीज बोल रहा है। ठीक है, तो 2019 में 1 जून को क्या हुआ, एक तो उन्होंने नया एसेट खरीदा, और कुछ पुराने एसेट जो कि 17 और 18 में जैन को खरीदे गए थे वो बेच दिया गया, जिसमें से एक में से तो 75,000 रिकवरी हुआ, एक में कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ। और हम लोग को बोल रहा है कि पूरा डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के, सॉरी मशीन अकाउंट बना के देना है 2019 का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा? तो यहाँ पर देखो, ये पेज हम वर्किंग नोट के लिए कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं देख, वर्किंग नोट।
तो जब भी एसेट सेल होता है उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो एसेट हम लोगों ने 1 Jan 17 का यहाँ बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे 1 Jan 2017 का जो एसेट हम लोग के पास था। तो 1 Jan 2017 में एसेट का वैल्यू था 4,37,400, यहाँ पर लिखते हैं 4,37,400, ठीक है। अच्छा, पहले बार इस एसेट में देखो हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जब एसेट को बेच दिया तो उसमें 75,000 आया। अब बेच के प्रॉफिट आया कि लॉस, मतलब ये तो कैश आया 75,000 में बेचा, बट ये प्रॉफिट है कि लॉस, वो कैसे पता चलेगा? हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों का एसेट का वैल्यू डिप्रिशिएशन लगने के बाद कितना हो रहा था। 75,000 से ज्यादा था कि कम? अगर 75,000 से कम था तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और अगर ज्यादा था तो लॉस है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिप्रिशिएशन चेक करने के बाद। तो इस एसेट पे हम ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला बार डिप्रिशिएशन लगेगा 1 साल का, ठीक है। कहां तक का लगेगा? 31 दिसंबर 2017 तक का। ये देखो 31 दिसंबर 2017। अब दिसंबर ही क्यों लिया है? क्योंकि इनका अकाउंटिंग ये दिसंबर को क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन ले लेते हैं, 10% लेना है WDV। तो 4,37,400 का 10% एट द रेट ऑफ, मैंने 10% लिख दिया, 43,740 माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 4,37,400 माइनस 4,37,400, ठीक है, 3,93,660, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया WDV वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 17 का बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। अब फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे? देखो ये एसेट यहाँ पर यूज हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर यूज हुआ, ठीक है, फिर दूसरे साल पूरा 1 साल यूज हुआ, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 18 का डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब क्योंकि WDV मेथड है तो इस पे 10% लगेगा। तो इस पे 10% लगने से कितना वैल्यू हो जाएगा? 39,366। देखते हैं माइनस करके कितना आता है। 3,54,294 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा वैल्यू है? ये है WDV ऑन 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 में बचा हुआ वैल्यू, मतलब हम लोग कहां तक पहुंच गए? यहां से यहां तक 31 दिसंबर यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब ये ईयर में 19 में एसेट बिक जाएगा, तो बिकने के पहले कितना दिन यूज हुआ? क्योंकि यहां पर बिक रहा है तो इतने दिन यूज हुआ होगा। और ये टाइम पीरियड कितना है? जैन से लेके जून तक। जून का 1 तारीख है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 5 मंथ्स एसेट यूज हुआ, ठीक है। खरीदने के बाद 12 एंड 5 मंथ्स यूज हुआ, ठीक है। तो 5 मंथ्स का हम लोग डिप्रिशिएशन देखते हैं कितना होता है। फिर यहाँ पर हम लोग डिप्रिशिएशन लिखेंगे। यहाँ पर डिप्रिशिएशन ये डेट हो जाएगा 1 जून 2019। डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना हो जाएगा ये चेक करेंगे। तो ये कितना मंथ हो रहा है? 5 मंथ हो रहा है। तो 5 मंथ का चेक करते हैं। 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 14,762.25। तो हम लोग इसको लेंगे 14,762, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है? 3,54,294 माइनस 14,762। तो ये हो गया 3,39,532, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जब वैल्यू हुआ एसेट का तो इसको सेल कर दिया गया कितने में? 75,000 में। यहाँ पर लिखेंगे लेस सेल, ये सब लेस ही हुआ है, ठीक है। डिप्रिशिएशन हर जगह पे लेस होता है, ये लेस है, यहाँ पर भी लेस है, यहाँ पर भी लेस है। लेस कर देते हैं सेल प्रोसीड्स, जितना सेल करके मिला, ठीक है। हम लोग के हिसाब से एसेट का वैल्यू था इतना, लेकिन मार्केट में जब बेचने गए तो मिला 75,000, तो लॉस है, ठीक है, इतना ही मिला। तो माइनस करके देखते हैं कितना होता है। लॉस है 2,64,532। ये क्या हो गया? लॉस ऑन सेल, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? लॉस ऑन सेल निकाल लिया। अभी हम लोग सिर्फ वर्किंग नोट ही करें, बाद में देखेंगे कि 19 का अकाउंटिंग कैसे होगा। अभी हम लोगों ने क्या निकाला? जो एसेट हम लोगों ने बेच दिया
जो 1 Jan 2017 में परचेस किया गया था उसको बेच के लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा वर्किंग नोट बनेगा 1 Jan 2018 में जो एसेट खरीदा गया था उसका क्या मतलब उसको स्क्रैप जो हुआ उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस है। वैसे लॉस ही है क्योंकि जीरो, कुछ रिकवरी तो हुआ नहीं, पूरा ही लॉस हो जाएगा जो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू बचा हुआ रहेगा। तो देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 1 Jan 18 को खरीदा गया, तब इसका कॉस्ट था 4,37,000। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 December 18 को, पूरे साल यूज हुआ, और डिप्रिसिएशन का एक ही रेट है 10%, तो ये हो जाएगा 43700। 10% लगा के देख लो कैसे लगाना है। 4,37,000 इंटू 10% इंटू 12/12 या फिर 1 ईयर। ठीक है, तो 43,700 माइनस करने से देखते हैं कितना आता है। 4,37,000 3,93,300 3,93,300 इसको हम लोग बोलेंगे WDV, मतलब बचा हुआ वैल्यू। ठीक है, WDV ऑन 31 December 18। उसके बाद नेक्स्ट कब डिप्रिशिएशन लगेगा, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ परचेज हुआ था, यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएशन लगा। अब इस साल में इसी डेट पे सेल हुआ है, मतलब 5 मंथ्स यूज हुआ है। उस मशीन का भी 5 मंथ्स, इसका भी 5 मंथ, सेम डेट ऑफ सेल है ना, तो यहाँ से यहाँ 5 मंथ्स। ठीक है, 5 मंथ दोनों केस में, तो 5 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगाएंगे नेक्स्ट हम लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,619 depreciation at the rate of 10% for 5 months। देखते हैं कितना होगा। 3,93,300 है इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो 16,388 ले लेंगे क्योंकि 0.5 है, तो 16,388। गुड इवनिंग। देखो माइनस करके 3,93,300 माइनस 16,388। ठीक है, तो 3,76,912 आ गया। ठीक है, और हम लोगों का ये वैल्यू जिस दिन उसको हम लोगों ने स्क्रैप मतलब स्क्रैप कर दिया, मतलब बेच दिया, तो पैसा कुछ नहीं मिला। अब इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो तो जीरो है, मतलब मार्केट में कुछ रिकवरी नहीं हुआ, तो लॉस क्या होगा, ये पूरा ही लॉस है। ठीक है, ये पूरा ही हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा एसेट जो कोई मार्केट में कुछ भी नहीं देना चाह रहा है वो 3,76,912 का है, और मुझे कुछ भी रिकवरी नहीं मिला, तो इसका मतलब मेरा लॉस पूरा ये हो गया। क्योंकि यहाँ अगर जैसे बेच दिया था तो कुछ ना कुछ रिकवरी हुआ तो लॉस रिड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो मशीन का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों के पास जो मतलब मशीन जो बैलेंस है वो है 19 लाख। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 19 लाख का बैलेंस है, क्या इसमें ये दो मशीन का बैलेंस भी ऐड है कि नहीं, तुम लोग ये बताओ मुझे। अगर अभी तक मैंने जो किया अगर समझ में आया है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 19 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 1119 को, इसमें ये दो मशीन का वैल्यू इंक्लूडेड है कि नहीं, ये बताओ। ये तो बिका है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू इंक्लूडेड है कि नहीं है, मेरा बात समझ में आया। हाँ good है। इंक्लूड है, तो इंक्लूड तो है, तो कितना इंक्लूड है, क्या ये वैल्यू इंक्लूड है या फिर डेप्रिसिएशन होते होते जो वैल्यू बना था वो इंक्लूडेड है। डिप्रिशिएशन के बाद जो बचा है वो इंक्लूड। वो इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो 4,37,400 का एसेट, ये तो यहाँ तक उतना ही वैल्यू में नहीं रहा, मतलब डिप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। और सेम फॉर द सेकंड मशीन। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर 2019 का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो लिखते हैं मशीन अकाउंट बोल के। ठीक है, ये क्या अकाउंट बोला था, प्रिपेयर द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2019 के लिए बनाने बोला है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा अब देखो
हम लोग के पास 19 का बैलेंस हमें पता है 19 लाख, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1119 को लिख देंगे टू बैलेंस BD 19 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद परचेज हुआ 1619 को, वो भी लिख देंगे। अगर मशीन परचेज होता है तो उसका एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर टू बैंक परचेज, फिर लिखेंगे टू बैंक इंस्टॉलेशन। तो 2,80,000, ये देखो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये जो हम लोगों ने परचेज किया 2,80,000 और 8,920 इंस्टॉलेशन, ठीक है, 8,920, ठीक है। अच्छा, अब इस साल क्या क्या हुआ, सेल तो परचेज तो हुआ, अब उसके साथ साथ सेल भी हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जब सेल हुआ उसका एंट्री क्या होना चाहिए, सोचो, जब सेल हुआ तो एंट्री क्या होगा, सेल होने से पैसा आएगा। देखो हम एंट्री बताते हैं, सेल होने से पैसा आ सकता है अगर हमें कुछ मिल रहा है, तो पहले वाले सेल का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल मतलब PL, एक्चुअली इसको लिखना पड़ेगा PL डेबिट, ऐसा भी लिख सकते हैं PL डेबिट लॉस ऑन सेल टू प्लांट एंड मशीनरी, है ना। प्लांट मशीनरी हमारे पास से चला जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है बेच के, पहले वाले में 75,000, ठीक है। लॉस कितना हुआ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, 2,64,532, 2,64,532, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग के पास से चला जा रहा है वो ये दोनों का टोटल होगा, ठीक है। ये दोनों का टोटल करेंगे, जितना आएगा उतना ही होगा ना, ये देखो 2,64,532 प्लस, मतलब इस डेट पे कितने का था, ये वाला 339,532, 339,532, तुम लोग ऐड करके देख लो, यही आएगा। मतलब जब एसेट का वैल्यू इतना था तब हम लोगों ने बेचा, बेचने पे इतना मिला, जो नहीं मिला वो लॉस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पूरे साल में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो जो एसेट सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर ही चार्ज होगा, जो एसेट सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा। ऐसा दो एसेट था जो यहाँ पर सेल हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। दो एसेट जो सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा। तो इस साल मतलब 5 मंथ्स का, क्योंकि मुझे बोला है सिर्फ 2019 का जो है कैलकुलेशन दिखाने के लिए, तो 2019 में पहला जो मशीन सेल हुआ उसका डेप्रिसिएशन कितना है, इसमें से देख के मुझे बता सकते हो कौन सा वाला डेप्रिसिएशन होगा। 2019 में मशीन तो 5 मंथ्स ही यूज हुआ, तो 5 मंथ्स वाला डेप्रिसिएशन होगा, कौन सा वाला अमाउंट होगा बोलो। तुम लोगों ने भी तो लिखा होगा कॉपी में, देख के बताओ कौन सा होगा डेप्रिसिएशन, बोलो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा। वो 14,000 वाला। हाँ, 14,762 ये वाला होगा। तो एसेट को जब हम लोग बेचेंगे तो उसका क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जब एसेट को बेचने जाएंगे पहले ये देखेंगे जब बेचने जा रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर में जितना दिन यूज किया उसका डेप्रिसिएशन तो दिख रहा है 5 मंथ्स यूज किया है, तो 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का डेट हो जाएगा 1 जून 2019। नॉर्मली हम लोग ईयर एंड लिखते हैं, तो ईयर एंड तो तब लिखेंगे ना जब ईयर एंड तक यूज होगा, तो ईयर एंड तक यूज नहीं हुआ उसके पहले सेल हो गया, तो उसका हम लोग को डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा इस तरीके से बाय डेप्रिसिएशन, और उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 14,762, ठीक है। अब उस एसेट को बेचा, उसी डेट पे बेच दिया, तो क्या एंट्री होगा, अभी मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया, देखो बैंक PL टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे क्या पोस्टिंग होगा, बाय बैंक बाय सेकंड वाला PL। मशीन का भी साथ में नहीं हो जाएगा? हाँ, साथ में लिख सकते हैं या फिर उसके बाद भी लिख सकते हैं, सेकंड वाले का भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग 1 जून में सारी चीजों को सिक्वेंशियली लिख सकते हैं, हम पहला वाला पूरा लिख ले रहे हैं फिर उसके बाद सेकंड वाला लिखेंगे। अगर चाहो तो दोनों डेप्रिसिएशन लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, दोनों प्रोसेस ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसका ये पहला वाला मशीन जो बेच रहे हैं उसका वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। बाय बैंक बोल के 75,000 में सेल कर दिया और उसमें लॉस हुआ, बाय PL बोल के लिख देते हैं लॉस ऑन सेल 2,64,532 ऐसे था, 2,64,532, हाँ हो गया। अब देखो एक मशीन का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट मशीन उसको स्क्रैप, मतलब और एक मशीन था पुराना वाला वो इसी डेट पे स्क्रैप हो गया है, तो उसमें तो पूरा ही लॉस हुआ, तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री ऐसे होगा PL टू प्लांट एंड मशीनरी। तो कितने का प्लांट मशीनरी स्क्रैप हुआ, 3,76,912,
3,76,912 और लॉस भी पूरा ही हुआ क्योंकि कोई भी रिकवरी नहीं है। और क्योंकि 2019 का हम लोग अकाउंटिंग बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उस मशीन को हम लोग 19 में यूज ही नहीं किए ना 5 मंथ्स, तो उसका डिप्रिसिएशन लगाएंगे वो ये वाला 16,388। ठीक है, तो इसी डेट पे फिर से डिप्रिसिएशन लगा देते हैं यहाँ पर बाई डिप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ऑन स्क्रैप मशीन, तो फिर दोनों को आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कौन सा वाला है। जो स्क्रैप्ड मशीन है उसका, ठीक है, ये उसका, और ये वाला जो है यहाँ पर ऐसे हाइफन देके सेल लिख दो, ये सेल करके पैसा मिल रहा है, ये लॉस ऑन सेल है, तो ये समझ में आ जाएगा ये स्क्रैप्ड वाला है। तो स्क्रैप्ड वाले का जो लॉस है वो है 3,76,912। ये देखो मैंने डिप्रिसिएशन की जगह ये लिख दिया 16,388। अच्छा रुको एक मिनट, 16,388 डिप्रिसिएशन 16,388, और उसका भी हम लोग इस तरीके से एंट्री करेंगे, सेम डेट पे एंट्री होता जाएगा यहाँ पर बाई पीएल लॉस ऑन स्क्रैप, ये वैल्यू हो जाएगा 3,76,912। ठीक है, 3,76,912 ये स्क्रैप वाला हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने नया मशीन खरीदा है, उसका डिप्रिसिएशन कब तक लगेगा ये बताओ। ये जो नया मशीन खरीदा 2,88,920 उस पे डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो कितने दिन का लगेगा। ये जो नया मशीन हम लोगों ने यहाँ पर खरीदा उस पे डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, ये आगे तक इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने दिन का लगेगा। न्यू वाला जो परचेज हुआ जून से लेके दिसंबर, 7 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स। ठीक है, अच्छा तो उसका डिप्रिसिएशन लिखेंगे जो न्यू परचेज वाला है, तो उसका डेट क्या हो जाएगा। जो सेल हो गया उसका तो हम लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग यहाँ पर जो नया मशीन है उसका डिप्रिसिएशन का डेट होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019 बाई डिप्रिसिएशन। ठीक है, और एक बार लिखेंगे 31 दिसंबर 2019 बाई डिप्रिसिएशन, दो बार होगा। क्यों दो बार होगा, एक तो न्यू मशीन का, न्यू जो परचेज हुआ है, ठीक है, न्यू जो परचेज हुआ है अभी मैंने दिखाया वो, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो 19 लाख टोटल बैलेंस था मशीन का, उसमें पुराने मशीन्स खरीदे गए थे उसका बैलेंस दिख रहा था, जिसमें से 2 मशीन बिक गया। क्या बिक जाने के बाद इसमें और कोई बैलेंस नहीं बचा, वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये 19 लाख क्या ये 2 मशीन का ही टोटल था, ये 19 लाख क्या 2 मशीन का ही टोटल था, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। 2 मशीन का टोटल नहीं था, अगर होता, सोचो अगर होता तो फिर यहाँ पर ये 1119 को वैल्यू 19 लाख होना चाहिए था। मतलब हम ये कह रहे हैं अगर ये 2 मशीन मिलके ही 19 लाख था तो ये वैल्यू जो 31 दिसंबर 18 को दिख रहा है और ये वैल्यू जो 31 दिसंबर 18 को दिख रहा है, ये दोनों मिलके 19 लाख होना चाहिए था। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर 19 लाख का बैलेंस सिर्फ ये दोनों मशीन का ही टोटल था तो मेरा ये दोनों बैलेंस मिला के कितना होता 19 लाख, वो तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस 19 लाख में और भी कुछ मशीन्स है, उस पे तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। ये 19 लाख जो मशीन का ओपनिंग बैलेंस 2019 में दिख रहा है उसमें हम लोगों ने देखो दिखाया कि ये बैलेंस में से कुछ मशीन बिक गया, कुछ मशीन बिकने के बाद क्या इस बैलेंस में और कुछ बचा हुआ है, कैसे पता करेंगे। बिल्कुल बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन्स बिक गए वो बिकने के बाद ये देखो 2018 में दोनों का टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर चेक करके देखो। ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये 31 दिसंबर 18 का बैलेंस है, मतलब यहाँ का ये देखो यहाँ का बैलेंस है 31 दिसंबर 18 मतलब 1119। अगर ये दोनों मिला के 19 लाख होता तो हम लोग ये कंफर्म कर देते अच्छा यही 2 मशीन था और तो कुछ था नहीं, लेकिन ये दोनों मिला के नहीं हो रहा है उतना। कितना हो रहा है चेक करते हैं, देखो 3,54,294 प्लस 3,93,300, तो ये हो रहा है 7,47,594। इतने का मशीन बिक गया है। मतलब जो मशीन खरीदा गया था 4,37,400 और 4,37,000 में 1 Jan 17 और 1 Jan 18 को वो मशीन्स जो 19 में सेल हो गया
उसके बाद भी हमारे पास कुछ पुराने मशीन्स और भी है, वो कैसे पता चलेगा कितना है? सिंपल सा बात है, इतने का जो वैल्यू था वो वाला मशीन बिक गया, तो 19 लाख में से अगर हम लोग इस चीज को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ वैल्यू आएगा उतने वैल्यू का मशीन हमारे पास पड़ा हुआ है। मतलब कैसे होगा कैलकुलेशन, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 3 करके दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस ऑफ मशीन। अच्छा इधर करते हैं, इधर ना जगह नहीं होगा, एक काम करते हैं यहाँ पर करके दिखाते, वर्किंग नोट नंबर 3, बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 1119, कितना था? 19 लाख, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, ठीक है। 19 लाख का मशीन का बैलेंस था, यहां से लेस कर देंगे WDV ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन बिक गया उसका WDV, मतलब बचा हुआ वैल्यू को हम लोग लेस कर देंगे 1119 तक का जो उसका वैल्यू आया था, तो 1119 तक का वैल्यू आया था, ये दोनों का एडिशन मतलब 11 लाख 50, ये तो बचा हुआ वैल्यू आया, इसको हम लोग ऐड करते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,93,300 और इधर वाला है 354,294, ठीक है। मतलब ये 2018 के एंड में यहाँ पर जो मशीन हम लोगों ने सेल किया, एक का वैल्यू आया 354,294, वो कौन सा वाला है? ये वाला है, और इसका वैल्यू आया है 393,300 और ये बिक गया, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 19 लाख में जो मशीन सेल हो गया उसके अलावा कितने वैल्यूज का मशीन अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का टोटल हम लोग का आ रहा था 7,47,594, ठीक है। माइनस करने से ये वाला आएगा 11,52,406, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब ये बचा हुआ वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया WDV ऑफ अदर मशीन ऑन 1119, मतलब 1119 में हम लोगों ने बाइफरकेट कर लिया दो चीजों को, ठीक है। 19 लाख टोटल था मशीन, ठीक है, जिसमें से जो मशीन सेल हो जाने वाला है उस साल उसको अलग कर दिया और जो बचा हुआ है उसको अलग कर दिया, तो जो बचे हुए हैं उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा और जो बिक गया उस पे तो 5 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगा जो हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। जो बचे हुए हैं उस पे कितने दिन का लगेगा? पूरे साल का लगेगा, वो तो बिका ही नहीं, तो पूरे साल का यानी कि 12 मंथ्स का लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 12 मंथ्स, तो इस पे 10% लगेगा। 10% में कितना हो जाएगा देखते हैं, इंटू 10%, 115240, ठीक है, ये डिप्रिशिएशन लग गया। अच्छा माइनस करते कितना, 1152,406 माइनस 115240, तो ये हो गया 10,37,100। मैम वो 0.6 था तो वो लास्ट वाला 41 नहीं हो जाएगा? 0.6 का 41, हाँ कर सकते हैं, कितना आया था देख लेते हैं एक मिनट, 1152,406 इंटू 10%, हाँ 41 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ एक पॉइंट बोला था, ये देखो मल्टीपल ऑफ ए रूपी, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू हम लोग को रखना है मल्टीपल ऑफ ए रूपी, यानी कि 1 रुपए का मल्टीपल होना चाहिए, तो मतलब 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर हाँ 41 करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ ₹1 बोला था। हाँ, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रूपी, 1 रुपए का मल्टीपल बोला था, मतलब 1 रुपए से डिवाइड होना चाहिए, हाँ ये तो 1 से डिवाइड तो हो जाएगा, 1 कर देते हैं, चलो ठीक है। माइनस करते हैं, देखो कितना आएगा, 1152,406 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 115241, तो ये हो गया 10,37,165, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिख लेते हैं जो ओल्ड मशीन का डिप्रिशिएशन कितना हो गया, ये लिखेंगे ओल्ड मशीन्स जो बचे हुए हैं जो सेल नहीं हुए उसका डिप्रिशिएशन ये वाला 115241 लिख लेते हैं, 115241 115241, और जो न्यू मशीन है उस पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा
ये दोनों का टोटल करेंगे, जितना एसेट का वैल्यू होगा उस पे 10% यहाँ नीचे लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4 बना के, नए मशीन का डिप्रिशिएशन, वर्किंग नोट नंबर 4, कॉस्ट दोनों का टोटल 288,920, 1619 में 288,920 ये हो गया। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे, डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, और ये कितने दिन का होगा, जून से लेके ये 7 मंथ्स का होगा, तो 7 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 2,88,920 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। तुम लोगों ने बताया ना 7 मंथ्स का होगा, तो ये देखो 16,854 कर देते हैं, 16,854, ठीक है। तो 288,920 माइनस 16,854, 272,066, ठीक है। 16,854 लिख लेते हैं, न्यू मशीन का 16,854, ठीक है। अब अगर हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, जो नया मशीन खरीदा वो उसका बैलेंस दिखेगा, और जो पुराने मशीन बचे हुए थे उसका बैलेंस दिखेगा, ठीक है। जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है। सेम डेट पे बाई बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, बाई बैलेंस सीडी। यहाँ पर ओल्ड मशीन अलग अलग भी लिख सकते हैं, ओल्ड मशीन और बाई बैलेंस सीडी न्यू मशीन, ठीक है। न्यू मशीन और पुराने मशीन्स का बैलेंस ही दिखेगा। अब बैलेंस चाहो तो तुम लोग दोनों साइड लेजर बैलेंस करोगे तो टोटल दिख जाएगा, ठीक है। अगर लेजर बैलेंस करोगे तो टोटल दिख जाएगा, हम दिखाते हैं, देखो जैसे कि 19 लाख यहाँ पर प्लस 2,80,000, ठीक है, प्लस 8,920, तो कितना हो गया 21,88,920। ये देखो 21,88,920। अगर हम लोग बैलेंस करते हैं जैसे नॉर्मली तुम लोग लेजर बैलेंस करते हो तो कैसे आंसर आएगा, -14,762 माइनस 75,000 माइनस 2,64,532 माइनस 16,388 माइनस 3,76,912 माइनस 11,5,241 11,5,241, ठीक है, माइनस 16,854, ठीक है। तो बैलेंस कितना आया, ये देखो बैलेंस आ रहा है 13, यहाँ टोटल अगर देखें हम यहाँ पर लिखते हैं 13,09,231, ये तुम लोग लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला ये कौन सा बैलेंस दिखेगा, लॉजिकली सोच के देखो, बैलेंस वही दिखेगा जो मशीन हम लोगों के पास अभी भी यूजेबल है, मतलब यूज करने के लिए पड़ा हुआ है। एक तो नया वाला मशीन जिसका बचा हुआ बैलेंस हम लोगों ने खुद यहाँ वर्किंग नोट पे कैलकुलेट किया था, तो हम लोग ये देख के भी लिख सकते हैं 2,72,066, 2,72,066 यहाँ पर लिखते हैं 2,72,066, ठीक है, 2,07,2066, 2,07,2066, ठीक है। ये 20 लिख दिया, जीरो हटाना पड़ेगा, इतना अजीब सा जो फिगर आ रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है। और जो ओल्ड मशीन है उसका बचा हुआ वैल्यू 10,37,165, ठीक है, 10, यहाँ पर लिखते हैं 10,37,165। तो ये दोनों का टोटल ये होना चाहिए तब बैलेंस हो जाएगा। अब चेक करते हैं ये दोनों का टोटल ये होगा कि नहीं, माइनस करके देख लो, अगर इसमें से हम ये माइनस करने से ये बैलेंस आता है तो सही है, -10,37,165, ठीक है। ये देखो 2,72,006, मतलब उतना ही आ गया, उतना आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम लोग बैलेंस नहीं करके वर्किंग नोट सही तरीके से बना लेते हो और उसको देख के ही पूरा लेजर पोस्टिंग कर देते हो तो तुम लोगों को इतने बड़े बड़े अमाउंट में ऐड करके फिर वहां से डिडक्ट करने का जरूरत नहीं। हाँ, एक साइड ऐड तो करना ही पड़ेगा टोटल कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन ये सब बैलेंस करके निकालने का जरूरत नहीं होगा अगर हम लोग वर्किंग नोट पे ही बैलेंस को भी निकाल लेते हैं कि बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग का इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मतलब
आसान नहीं था, इतना बोल सकते हैं। अलग सा मतलब बहुत सारी चीजों का यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे किया तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो प्रैक्टिस से होगा। तो एक बार हम बता देते हैं क्वेश्चन का पूरा जो था। यहाँ पर बोला था कि हम लोग को 2019 का अकाउंट बनाने के लिए बोला था, और 19 में हम लोगों का एक मशीन नया खरीदा गया है और 2 पुराने मशीन बेचे गए। लेकिन वो कब खरीदे गए थे? वो खरीदे गए थे एक 17 को और एक 18 को, ठीक है। हम लोगों ने इसीलिए 19 तक उसका डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया। तो 19 तक हो गया 12 मंथ्स और 5 मंथ्स, ठीक है। उतना डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है, फिर सेल होके देखा कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजों का रिकॉर्डिंग किया। और ये भी चेक किया क्या 19 लाख सिर्फ वही 2 मशीन का टोटल था? नहीं, और भी मशीन बचे हुए थे, तो उसका भी हम लोगों ने डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया। बाकी इस क्वेश्चन को तुम लोग को जरूर अपने आप से एक बार करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एसएलएम मेथड से दिया है। एसएलएम, हाँ बोलो। আগের অঙ্কটা একটু দেখো। আগের অঙ্কটা দেখো, কোনখানটা বলো, কোন পেজটা? এইটা? এই পেজটা না আগের পেজটা? এই পেজটা। এই পেজটা। হয়ে গেছে। अच्छा देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एसएलएम मेथड से है, ठीक है। बोल रहा है द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 45 लाख ईच। मतलब एक एक ट्रक, 10 ट्रक का इतना वैल्यू नहीं है, एक एक ट्रक का इतना वैल्यू है। ऑन 1 अप्रैल 2016, ऑन अक्टूबर 1, 2018 वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। अच्छा, 10 ट्रक में से एक ट्रक का हो चुका है एक्सीडेंट और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरा पूरी बर्बाद हो गया। एंड 27 लाख इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटल। मतलब इंश्योरेंस करवा के रखा जा सकता है ना एसेट का। मतलब ट्रक का इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने 27 लाख दिया, तो जो लॉस हुआ हुआ, लेकिन 27 लाख से एटलीस्ट लॉस कम होगा क्योंकि रिकवरी मिला है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ यानी इस डेट को और एक ट्रक परचेज किया गया, कंपनी ने किया है 650 लाख का। द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। इसीलिए मैंने हर एक नाम लिखवा दिया था, बोला है ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% करके लगेगा, यानी एसएलएम मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा है? 27 लाख, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट है 50 लाख जो नया ट्रक खरीदा गया, और पुराने ट्रक जितने भी थे सबका ओरिजिनल कॉस्ट था 45 लाख। अब यहाँ पर बोल रहा है कैलेंडर ईयर इनका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जैन टू दिसंबर, ठीक है। यहाँ दिसंबर नहीं बोला है, बोला कैलेंडर ईयर यानी कि जैन टू दिसंबर। कैलेंडर में कौन सा फॉलो होता है? जैन टू दिसंबर, तो वही बोल रहा है। अब यहाँ पर बोला है गिव give the motor truck account for 2 years ending 31st December 2019। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो 45 लाख का 10 ट्रक था, तो यहाँ पर बैलेंस बता रहा है क्या ये देखते हैं। 10 ट्रक ईच। अच्छा, परचेज हुआ है 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को परचेज हुआ है, 1 अप्रैल 16 को परचेज हुआ है 10 ट्रक 45 लाख ईच। अच्छा, इसके बाद 1 अक्टूबर 18 में एक्सीडेंट हुआ, तो उसके पहले ये सारे ट्रक यूज हो रहे होंगे, ठीक है। और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, तो पहला ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016। उसके बाद ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2017। फिर ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2018। और एक्सीडेंट अच्छा 1 अक्टूबर को ही हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा का सर्कल बढ़ा लेते क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा। हम ये 18 कर लेते, ठीक है। ऐसे 31 दिसंबर 18। हम लोग का अकाउंट कब का बनाने के लिए बोला है? 19 तक का। अच्छा, 19 का भी बनना चाहिए, तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 18 और यहाँ से यहाँ मैंने 19 कर दिया।
31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19, ठीक है, यहाँ तक का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अच्छा, अब एक्सीडेंट कब हुआ? 1 अक्टूबर 18 को, ठीक है। 1 अक्टूबर कब है? 1 अक्टूबर 18 कब आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये अक्टूबर का एंड है तो ये 18 का एंड है तो 1 अक्टूबर 18 इस डेट को हुआ है एक्सीडेंट, ठीक है। मैंने रेड कलर से दिखा दिया, एक्सीडेंट हुआ है और क्या हो गया है, पूरा ट्रक बेकार हो गया और 27 लाख जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, तो रिकवरी हुआ है 27 लाख का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसी डेट में एक नया ट्रक परचेस हुआ है 50 लाख का, तो इस डेट में इन्होंने एक ट्रक भी परचेस कर लिया, चलो यहाँ पर परचेस भी किया है 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख का ट्रक परचेस किया है। 20% जो है एसएलएम मेथड पे डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, तो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 20%। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था तो तुम लोग याद रखो, मैंने समझा भी दिया था क्यों। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड क्योंकि हर बार एक ही अमाउंट होता है, इंस्टॉलमेंट मेथड इसीलिए, और ओरिजिनल कॉस्ट क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिशिएशन लगेगा, तो तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है हमें अकाउंट बनाना है 2 इयर्स का, 31 दिसंबर 19 तक का, ठीक है। 2 इयर्स का मतलब हम लोगों को इस यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों साल का अकाउंट दिखाना है, बाकी नहीं दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये दोनों साल का ही अकाउंट दिखाना है तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोगों के पास कितना एसेट था, कितने वैल्यू का एसेट था। तो यहाँ तक हम लोग के पास कितने ट्रक रहे, यहाँ भी 10 ट्रक, यहाँ भी 10 ट्रक, तो 10 ट्रक का पूरा डिप्रिशिएशन लगने के बाद कितना वैल्यू, फिर 10 ट्रक पे पूरा डिप्रिशिएशन लगने के बाद कितना वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि इस डेट पे तो हम लोगों ने कोई एसेट परचेज नहीं किया है, हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग के पास कितना एसेट था। हम लोग को पता है यहाँ पर हमारे पास 45 लाख करके 10 ट्रक था, मतलब 45 लाख इंटू 10, लेकिन यहाँ पर कितना वैल्यू एसेट का वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट तो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, अकाउंट यहाँ से स्टार्ट करने बोला है। तो ये तो हम लोग वर्किंग नोट में ही कर पाएंगे जब अकाउंट्स में करने मना किया है तो, ठीक है। तो रफली यहाँ पर करके देखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। और यहाँ पर देखो एक ट्रक बिक गया है, एक्सीडेंट हुआ है 1 ट्रक का, 1 ट्रक, ठीक है। तो जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है हम लोग उसी का कैलकुलेट करते हैं। एक एक ट्रक तो 45 लाख है, सभी का एक ही वैल्यूएशन होगा, स्ट्रेट लाइन भी है, तो हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑन 1416 में कॉस्ट क्या था, हम एक ट्रक का निकालेंगे, हम वो वाले ट्रक का निकालेंगे जिसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसी से पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो तुम लोग कैसे होता है, 1 ट्रक का कॉस्ट लिखते हैं हम यहाँ पर 45 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले ट्रक का यूज कैसे हुआ होगा, ये वाला ट्रक पहले पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ होगा, ठीक है। तो 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, और डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 16 तक, ठीक है। अच्छा, कितने दिन का होगा, यहां से यहां तक का डिप्रिशिएशन का टाइम कैलकुलेट करो, टाइम के बेसिस पे लगता है। तो अप्रैल में खरीदा गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 मंथ्स का, ठीक है। तो 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, जब परचेस हुआ तब 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं, 45 लाख इंटू 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 6,75,000, 6,75,000 माइनस करने से देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 45 लाख, 38,25,000, ये WDV हो गया ऑन 31 दिसंबर 16 को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितने कितने टाइम पीरियड का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा 1 साल, 12 महीने का, ठीक है। 12 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 31 दिसंबर 17, ठीक है, और ये 12 मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का होगा, चेक करते हैं कितना होगा। तो 38,25,000 इंटू 20%, 12 मंथ्स होने से 12/12 मतलब 7 लाख। ओ अच्छा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इस पे नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट बोला है तो किस पे लगेगा, 45 लाख पे। ये देखो यहाँ पर डिप्रिशिएशन हम लिख के दिखा देते हैं कैसे होगा,
ये देखो ओरिजिनल कॉस्ट है तो 45 लाख पे 20% लगना चाहिए, और ये कैसे हुआ, ये हुआ है 45 लाख पे, ये देखो 20% इंटू 9/12, और 12/12 लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि वो तो 1 ही होता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। 45 लाख, ठीक है, इसमें बचे हुए वैल्यू पे नहीं लगेगा, वो WDV मेथड पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख का डिप्रिशिएशन लगेगा, माइनस 38,25,000, तो बचा हुआ वैल्यू 29,25,000। तो यहाँ लिखेंगे WDV ऑन 31 दिसंबर 2017, ठीक है, 31 दिसंबर 2017 का WDV निकल के आ गया। अच्छा, अब ये हम लोग मान लेते हैं ये वो वाला ट्रक है जो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अगर ये वो वाला ट्रक है तो वो 1/10/18 को एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पहले इस साल में कितने दिन का यूज हुआ वो चेक करके देखते हैं। तो देखो एक्सीडेंट हो गया उस ईयर में कितने दिन यूज हुआ, दिसंबर तक तो था ही, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स का यूज हुआ, क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया, तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन जब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 हो रहा है, 1 अक्टूबर 2018, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए चेक करते हैं कितना हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, ठीक है, ऐसे करके होगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, तो ये हो गया 6,75,000, ठीक है, 6,75,000 माइनस कर देते हैं 29,25,000, तो ये हो गया 22,50,000। तो एक्सीडेंट जब हुआ ऑन दैट मोमेंट जिस दिन हुआ ये वैल्यू था, ठीक है, ये वैल्यू था, WDV ऑन 1/10/18 को ये वैल्यू था, और एक्सीडेंट होने के बाद रिकवरी हुआ है 27 लाख का इंश्योरेंस कंपनी से, तो प्रॉफिट हो गया। देखो यहां पर लिखते हैं लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 27 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, लॉस तो इतने का हुआ था हमारे डेप्रिसिएशन के हिसाब से, इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है, वो तो हम लोग अपना डेप्रिसिएशन जैसा दिखा रहे हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये अपने एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपना जो वो अपना कैलकुलेशन करती है कि मुझे क्या देना है, कितने का इंश्योरेंस किया हुआ था उसके बेसिस पे, तो उन्होंने 27 लाख दिया, तो 4,50,000 का हम लोग का मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस उतना है ही नहीं, जबकि 4,50,000 मिल गया, मतलब प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट बोल सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या कर दिया, ये वो वाला ट्रक मान के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 45 लाख का जो ट्रक हम लोग का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हर एक ट्रक का वैल्यू तो उतना ही है। अगर मुझे ये पता करना है कि 31 दिसंबर 17 में हमारे पास जो 10 ट्रक था उसका वैल्यू कितना है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो 31 दिसंबर 2017 में हम लोग के पास 45 लाख का जो एक ट्रक था उसका वैल्यू 29,25,000 था। बात समझो, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि 10 ट्रक का वैल्यू इस डेट पे कितना हो गया था, तो सभी ट्रक का वैल्यू एक है, सभी पे SLM डिप्रिशिएशन होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग ट्रक पे अलग अलग डिप्रिशिएशन। तो कोई भी एक ट्रक ले लो, कोई भी एक ट्रक का वैल्यू इस डेट पे कितना है वो हमें निकालना है, तो एक ट्रक का जो होगा 10 ट्रक का भी वही होगा। तो ये देखो 31 दिसंबर 17 को 29,25,000 है एक ट्रक का वैल्यू, ठीक है, तो 10 ट्रक का कितना होगा, इंटू 10 करेंगे तो यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, तो अलग से और कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं 10 ट्रक 10 ट्रक्स वैल्यू, WDV वैल्यू, सिर्फ वैल्यू नहीं, 10 ट्रक्स WDV वैल्यू ऑन ये वाले डेट पे चाहिए, क्योंकि हमें ये दो अकाउंट बनाना है। 31 दिसंबर 17 इज कितना हो जाएगा, 29,25,000 इंटू 10, क्योंकि एक ट्रक का वैल्यू अगर इतना है, ये तो एक्सीडेंट तो बाद में हुआ है, यहां तक का अगर एक ट्रक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते तो 10 ट्रक का 10 टाइम्स हो जाएगा,
ठीक है, और एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत ही नहीं है। अगर तुम लोग इसको मतलब ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर तुम लोग ऐसे निकालोगे कि बाकी 9 ट्रक का कितना होगा, ऐसे करके डिप्रिशिएशन निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो हमें वो करने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो हमारा फालतू का टाइम वेस्ट होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये 1 ट्रक का है तो बाकी 9 ट्रक का कैसे होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। 45 लाख, ठीक है, इंटू 9 ट्रक कर लो। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, पहला वाला 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि पहला 9 मंथ्स का, फिर वो माइनस होगा। ऐसे करते करते तुम लोग को यही वाला वैल्यू मिलेगा। अगर इसी चीज को तुम लोग यहाँ पर इंटू 9 कर देते हो, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो एक ही बात हुआ ना, मतलब 9 करने से 9 का मिल जाएगा, लेकिन 9 का मिलेगा और 10th वाला भी हमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर तो 10 ट्रक का ही दिखाना पड़ेगा। जब हम लोग 31 दिसंबर 17 का एंड यानी 1 जैन 18 का अकाउंट ओपन करेंगे तो हम लोग के पास तो 10 ट्रक ही है, क्योंकि ट्रक तो यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, तो यहाँ हमें 10 ट्रक का बैलेंस दिखाना पड़ेगा, 10 ट्रक का बैलेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया। अगर 1 ट्रक का इतना है, क्योंकि ट्रक का वैल्यू एक जैसा था, अगर अलग अलग होता तो पॉसिबल नहीं था। अब हम लोग अकाउंट्स यहाँ पर बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रक अकाउंट। ठीक है, अभी और हम ज्यादा फॉर्मेट नहीं बना रहे, डायरेक्टली करके दिखा दे रहे। ठीक है, फॉर्मेट तुम लोग समझ गए होंगे। तो 1 जैन 18 को टू बैलेंस बीटी, ठीक है, कितना होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से हम लोग लिखेंगे 2,92,50,000। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2 कर दो इसे। ठीक है, इतना वैल्यू था। अच्छा, उसके बाद डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन कैसे लगेगा, एक तो जो ट्रक एक्सीडेंट हो गया उसका 1 अक्टूबर को लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 बाई डिप्रिशिएशन, यहाँ पर हाइफन देके लिख देते हैं ऑन लॉस्ट ट्रक। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो जो लॉस्ट हुआ वो 9 मंथ्स यूज हुआ था 6,75,000। ठीक है, 6,75,000 यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके ऊपर जो रिकवरी मिला वो हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई बैंक। ठीक है, सेल होने से भी पैसा मिलता है, रिकवरी होने से भी पैसा मिलता है। रिकवरी कितने का मिला, 27 लाख का, और प्रॉफिट भी हुआ, उसमें हम लोग का प्रॉफिट भी हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 को 2 PL प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये वाला 4,50,000, 4,50,000 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, अब बचा हुआ जो ट्रक है उसका डिप्रिशिएशन भी निकालना पड़ेगा, तो बचा हुआ ट्रक यहाँ पर अच्छा इस दिन परचेज हुआ है वो भी लिख लेते हैं, 50 लाख का परचेज हुआ है इसी डेट को, 1 अक्टूबर को। पहले 1 अक्टूबर का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। टू बैंक कितने का परचेज हुआ है, 50 लाख का। अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा, नया वाला जो परचेज हुआ है उसका कितने डेट का, 31 दिसंबर 18 का, बाई डिप्रिशिएशन। ठीक है, ओल्ड ट्रक और न्यू ट्रक 31 दिसंबर 18 बाई डिप्रिशिएशन न्यू। तो न्यू वाले पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, 50 लाख का है, यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। ये देखो 50 लाख का है, इस पे लगेगा हम लोगों का, या फिर यहाँ कर लो, बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा, तो बेटर है यहीं पर कर लेते, वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। 50 लाख, अच्छा 50 लाख परचेज कब हुआ है हम लोगों का, 1 अक्टूबर 18 को, लेस डिप्रिशिएशन अक्टूबर से लेके यहाँ तक यूज हुआ है, अक्टूबर से लेके यहाँ तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। 20% ही बोला है, 20% 3 मंथ्स का लगेगा, तो निकालते हैं। 50 लाख पे 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 2,50,000 का डिप्रिशिएशन लगेगा। माइनस कर लेते हैं 50 लाख, वो 47,50,000 वैल्यू बचेगा। ठीक है, 47,50,000 वैल्यू बचेगा। और
ये जो बचे हुए ट्रक थे, मतलब जो 9 ट्रक बचा हुआ है, ठीक है, उसका कितना होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितने ट्रक पे लगेगा, बाकी 9 ट्रक पे पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। इस साल क्या हो जाएगा, जो नया ट्रक खरीदा उस पे 3 मंथ्स, जो ट्रक जल गया उस पे 9 मंथ्स, लेकिन बाकी जो 9 ट्रक्स पुराने वाले रह गए उस पे 12 मंथ्स, तो उस पे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो उस पे डिप्रिसिएशन कितना होगा, क्योंकि एसएलएम मेथड है तो ये भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 45 लाख इंटू 9, ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट 45 लाख इंटू 9, तो कितना होगा, 45 इंटू 9, 405, इतना, ठीक है। अब इस पे डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना लगेगा, 405,000,000, इस पे 20%, क्योंकि 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, 405, ठीक है, इंटू 20%, तो ये हो गया 81 लाख, ठीक है। 81 लाख लग जाएगा यहाँ पर, तो 81 लाख हो गया हम लोगों का। जो देखो इस पे मैंने क्यों कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट बोला था ना, तो फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट है बाकी 9 ट्रक का उसके ऊपर 20%, 12 मंथ्स का, तो 12/12, 81 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, 81 लाख, ठीक है। और जो न्यू वाला ट्रक है उस पे 2,50,000, 2,50,000। अच्छा, अब बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस दो तरीके के ट्रक का बचेगा, एक नया वाला एक ओल्ड ट्रक का, ठीक है। फिर से 31 दिसंबर 18 बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर ओल्ड, और 31 दिसंबर 18 बाई बैलेंस सीडी न्यू ट्रक, ठीक है। तो न्यू ट्रक का तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है 47,50,000, 47,50,000। ओल्ड का कितना होगा ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे ओल्ड का कितना होगा। तो ये देखो यहाँ पर ओल्ड जो एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा 81 लाख करके। ऐसा करके कितना बार लग चुका है, 81 लाख करके 9 ट्रक पे अभी तक कितना लग चुका है, यहाँ पर परचेस हुआ था, ठीक है, यहाँ 9 मंथ्स का लगेगा, यहाँ पर 12 मंथ्स का लगेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर बैलेंस कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 29,25,000, हम लोग इसका बैलेंस कैसे निकाले, इसका बैलेंस हम लोग बैलेंस करेंगे तो भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ बैलेंस करेंगे तो भी हम लोग का जो आंसर आएगा वही होगा, नहीं तो फिर ऐसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। 9 मंथ्स का था हम लोग का पहला वाला, तो पहला 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगा है, तो 45 लाख इंटू 9 ट्रक इंटू 9/12, तो ये पहला साल का डिप्रिसिएशन, फिर 45 लाख 9 ट्रक। अच्छा, इस पे डिप्रिसिएशन रेट तो नहीं लगाया मैंने, इंटू 20%, वो भी तो होगा, इंटू 20%, ठीक है। फिर दूसरा बार लगेगा 45 लाख करके 9 ट्रक, ठीक है, और 20% और 12 मंथ्स, ठीक है, उसका कितना होता है, उसका हम लोग का होता है 81 लाख करके, तो 81 लाख करके तो हम लोग का 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बैलेंस पता चल जाएगा, तो यहाँ पर होगा 81 लाख, और फिर से ऐसे ही 45 लाख, ये देखो शॉर्टकट में निकल जाएगा, इंटू 9 ट्रक इंटू 20% इक्वल टू 81 लाख, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 लाख इंटू 9 ट्रक इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20%, तो ये हो गया 60,75,000 प्लस 81 लाख, प्लस 81 लाख, तो ये हो रहा है 2,22,75,000। अभी तक का डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो बैलेंस कितना बचेगा, ये यहाँ तक का डिप्रिसिएशन मैंने निकाल लिया, तो एसेट का एक्चुअल वैल्यू कितना है 45 लाख इंटू 9, ठीक है, 9 ट्रक है उसमें से ये माइनस कर देते हैं, 2,2,2,7,5,000, तो ये आ जाएगा 1,82,25,000, 1,82,25,000।
1,82,25,000 ऐसे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग 45 लाख इंटू 9 ऐसे लिख के अलग से अकाउंट करके भी कर सकते हो। देखो मैंने ये क्या किया, मैंने बोला कि मुझे ये निकालना है कि यहाँ पर वो 9 ट्रक का वैल्यू कितना है, तो 9 ट्रक पे डिप्रिशिएशन कितना लगा है, 9 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का। तो ये देखो 9 मंथ्स का, यहाँ पर 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का कितना लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट यानी 45 लाख इंटू 9, इस पे 20% जो 12 मंथ्स का था, और जो 9 मंथ्स का था 9/12, ये पूरा कर लिया। और एसेट का वैल्यू कितना है, 45 लाख इंटू 9, उससे ये लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बैलेंस हो रहा है। अब दोनों साइड अगर मैच हो जाएगा तो ठीक है हम लोग का कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं। 2,92,50,000, अच्छा 2,92,50,000, 2 करोड़ बेसिकली। ठीक है, काफी बड़ा बड़ा अमाउंट है। 4,50,000, 50 लाख और एक जीरो, 3,47,00,000। इधर भी उतना ही होना चाहिए, 3,47,00,000। अब देखना पड़ेगा उतना हो भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। 6,75,000, 27 लाख, 81 लाख, 81 लाख, 2,50,000, 2,50,000, अच्छा, माइनस 1,82,25,000, 1,82,25,000 माइनस 47,50,000। हाँ ठीक बात है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएलएम था तो इसीलिए मैंने देखो ये प्रोसेस फॉलो किया। नहीं तो तुम लोग अलग से 9 ट्रक का अकाउंट भी बना सकते हो, जहां पर ये बार बार लेस करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करके वैल्यू मिला वो एक बार लिख देते हैं। वैल्यू का मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये डिप्रिशिएशन दिखा दिया। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 45 लाख इंटू 9, जितना भी आएगा माइनस ये वाला वैल्यू 405,000,000 ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 9 ट्रक का। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 9 ट्रक का, और अभी तक का डिप्रिशिएशन, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा हम लोग का जो बैलेंस है 1,82,25,000। ये रहा 1,82,25,000। ठीक है, ये बैलेंस। और ये डिप्रिशिएशन फॉर 9 ट्रक टिल कब तक का, 18, टिल 2018 तक का। लेकिन हमें 19 का भी बनाने के लिए बोला है, तो इसको करेंगे ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो 1,119 टू बैलेंस बीडी ओल्ड वाला, और 1,119 टू बैलेंस बीडी न्यू वाला। ठीक है, तो ओल्ड वाले का वैल्यू कितना है, 1,82,25,000, और न्यू वाला है 47,50,000। ठीक है, अब डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 बाई डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो ओल्ड ट्रक का डिप्रिशिएशन कितना लगता है पूरे साल का, 81 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%, तो 81 लाख होता है। ये तो हम लोगों ने अभी अभी देखा ना, 81 लाख होता है। और यहाँ पर ओल्ड, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा सेम ही रहेगा। और न्यू वाले पे कितना लगेगा, न्यू वाले पे ये वाला मत लगा दो, क्योंकि ये जो है ये हम लोग का 3 मंथ्स का है। अभी न्यू वाला तो पूरे 12 मंथ्स यूज होगा, तो 50 लाख पे 20% 12 मंथ्स के लिए 50 लाख है नया वाला, इंटू 20%। टेन लाख, ठीक है, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। अच्छा, अब निकालेंगे बैलेंस 31 दिसंबर 19 बाई बैलेंस सीडी ओल्ड और बाई बैलेंस सीडी न्यू। ठीक है, अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन तो मैंने और किया नहीं है वर्किंग नोट में। ये लास्ट बैलेंस था, इससे 81 लाख माइनस कर दो, जितना बचेगा उतना, और ये लास्ट बैलेंस है, इससे 10 लाख माइनस कर दो। ठीक है, तो 10 लाख माइनस करने से कितना होगा, 47 लाख 50 से 37 लाख 50, 37,50,000। अच्छा, और ये 1,82,25,000, इससे माइनस कर देंगे 81 लाख।
10,125,30। देखते हैं सही हुआ है कि नहीं, टोटल दोनों साइड करेंगे तो पता चल जाएगा सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब कंसेप्ट तो सही है, कैलकुलेशन का बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन मेरा सही हुआ है कि नहीं। 1,82,200 1,82,25,000 प्लस 475, मतलब 2,29,75,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, तो माइनस करते हैं 81 लाख माइनस 10 लाख माइनस 37,50,000। कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है, तो ठीक है, 2,29,75,000। ठीक है, 2,29,75,000। टाइम इसीलिए लग रहा है, ये क्वेश्चन आसान था बल्कि पहले वाले से। टाइम हम लोग को इतना ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि वैल्यूज काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, वैल्यूज काफी बड़े बड़े हैं, वो ठीक ठाक से लिखने आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक भी जीरो इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग के पास 45 लाख का 10 ट्रक था। ठीक है, जिसमें से एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया, तो हम लोगों ने पहले एक ट्रक का ही कैलकुलेशन किया, उसका जो डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसका कैलकुलेशन में हम लोग को दिख रहा है, हमें 18-19 का बोला है अकाउंट बनाने के लिए, तो 18 का हमें एसेट का ओपनिंग बैलेंस चाहिए 10 ट्रक का, क्योंकि 18 में 31 दिसंबर 18 यानी कि 1 जन 18 यानी 31 दिसंबर 17 तक हमें निकालना पड़ेगा 10 ट्रक का कितना वैल्यू था। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो 10 ट्रक का वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाल लिया, एक ट्रक का पहले निकाला था, ये आया एक ट्रक का वैल्यू इस डेट को, तो 10 ट्रक का इसका 10 गुना हो जाएगा। वैसे करके मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इधर। ठीक है, टू बैलेंस पीटी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो एसेट बिक गया, सॉरी जो डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको उससे रिकवरी हुआ कितना। ठीक है, उससे रिकवरी हुआ कितना, उस पे डिप्रिसिएशन लगा कितना डिस्ट्रॉयड होने के पहले तक उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, और जो प्रॉफिट हुआ रिकवरी करते हुए वो, फिर उसके बाद जो बाकी बचे हुए 9 ट्रक थे और जो नया ट्रक खरीदा गया उसका डिप्रिसिएशन देखा और उसका बचा हुआ वैल्यू देखा। तो नए ट्रक का डिप्रिसिएशन कैसे निकाला? 50 लाख का था, 20% और ये 3 मंथ्स यूज हुआ, 3/12, और जितना डिप्रिसिएशन आया उससे ये 50 लाख माइनस कर दो तो बचा हुआ वैल्यू मिल जाएगा। और ओल्ड का मैंने कैसे निकाला? ओल्ड जो ट्रक थे यानी 9 ट्रक जो था उस पे डिप्रिसिएशन कितना लगा है? 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स का 81 लाख करके होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे है। 9 मंथ्स का कितना होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया, फिर टोटल करके देख लिया कि कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, और इस साल का कितना है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर ईयर का हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर 81 लाख पर्टिकुलर ईयर का। ठीक है, 81 लाख ये 2018 का, और बचा हुआ वैल्यू कैसे निकाला? अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कॉस्ट, तो बचा हुआ वैल्यू निकल गया। फिर इसे ब्रॉट डाउन किया, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट था तो 81 लाख 9 ट्रक का, न्यू वाले ट्रक का यहाँ पर तो 3 मंथ्स का था, 12 मंथ्स का 10 लाख, और बचा हुआ वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर तुम लोग बोलोगे कि ये वाला हम लोगों को नहीं करना है ऐसे, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इधर एक ट्रक और इधर 9 ट्रक का कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली तुम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। ये शॉर्टकट अगर नहीं करना चाहते जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, तो फिर 9 ट्रक का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और कोई हम लोग का WDV या फिर SLM का क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है वो हम तुम लोग को होमवर्क में देते हैं, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, हम दिखाते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला 8th नंबर आई थिंक, ये वाला भी नहीं, मशीन डिस्पोजल ये तो मैंने नहीं सिखाया अभी। 8th नंबर कर सकते हो। हाँ यहाँ पर बोला है, देखो ये क्वेश्चन को बोला है करने के लिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो मैंने प्रोविजन तो अभी सिखाया नहीं है, तो तुम लोग इसे जैसे सिखाया है वैसा ये क्वेश्चन करके देख सकते हो होमवर्क के लिए। इलास्ट्रेशन 8, और ये कौन से मेथड से हमें करने बोला है? 10% डिप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब इलास्ट्रेशन 8 जो है प्रैक्टिस करके देख सकते हो। देखो डिप्रिसिएशन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। इलास्ट्रेशन 8, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ भी सकते हो कि क्या चीज समझ में नहीं आया। और यहाँ पर ये जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करने के लिए बोला है, ये कौन सा क्वेश्चन? ये भी कर सकते हो, इलास्ट्रेशन 7, ये भी हो सकता है। इलास्ट्रेशन 7 ये भी होमवर्क कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 7, इलास्ट्रेशन 8। अच्छा,
इसके आगे का जो है ये अलग अलग मेथड्स है, WDV का ही वेरिएशंस है, वो हम बताएंगे तब करेंगे, ठीक है। मतलब ये 6, 5 और 4 और ये यहाँ पर 3, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने जो सीखा है उसके बेसिस पे कर सकते हो, इलास्ट्रेशन 7 और 8। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।